हाय एवरीवन। दोस्तों, मैं हूँ साबिर खान और ये सेकंड पेपर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग आज इंग्लिश पेडागोजी का। ये 2013 का पेपर है। मैं थोड़ा आपको बता देता कोड इसका, आप साथ में लेके बैठेंगे। तो ये कोड है इसका, आप साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए या पेपर लेके बैठिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। जो डाउट्स है, जो अपनी क्लास के बच्चे वो मुझे पर्सनल में पूछ सकते हैं, और जो बच्चे क्लास के नहीं है तो कमेंट में बता सकते हैं कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये इंग्लिश पेडागोजी का पेपर सेकंड लैंग्वेज का डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो ये सेकंड लैंग्वेज का शुरू होता है यहाँ से। ओके, हाँ, 136 से पहले के जो क्वेश्चन है 121 टू 135 तक वो कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं पैसेज पर। तो मैं जल्दी उस पर आपको बताऊंगा कि कैसे डिस्कस करने के। अभी हम लोग डायरेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 136 का, द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज़ वन वेयर। ठीक है, मतलब करिकुलम फ्रेम करेंगे तो उसमें बॉटम अप जो मॉडल या अप्रोच यूज़ होता है तो उसका यूटिलिटी क्या है, मतलब किस चीज़ को ध्यान में रखकर हम लोग वो अप्रोच को उसमें करिकुलम उस अप्रोच को बॉटम अप मॉडल को ध्यान में रखकर करिकुलम फ्रेम करते हैं। तो पहला है लर्निंग इज़ बेस्ड वन ऑफ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्निंग फ्रेंडली। नहीं, ऑब्जेक्टिव्स की बात है यहाँ पर। ये अप्रोच किस तरह यूज़ होगा और किस लिए यूज़ होगा, कैसे बनाना इसलिए नहीं है, क्यों करना है तो उसके लिए है। तो ये टेक्निकल चीज़ें तो ये आ नहीं सकती उसके साथ। द करिकुलम दैट अलाउ फ्रीडम फॉर द स्टूडेंट एबिलिटी विथ इंक्रीज चॉइस ऑफ द करिकुलर एक्टिविटी एंड इनकरेज लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, तो ये एक हो सकता है कि आप जो करिकुलम जो फ्रेम कर रहे हो तो उसमें आप स्टूडेंट को फ्रीडम प्रोवाइड, उसकी स्टूडेंट की एबिलिटीज़ डेवलप होने के लिए उतना फ्रीडम प्रोवाइड करोगे या फिर उतना एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करोगे ताकि उनकी एबिलिटीज़ ना फ्रीली क्या हो सके, डेवलप हो सके। और चॉइसेस रहेंगे करिकुलम में या करिकुलर में कि उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होगी जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करेंगे हम लोग कि बच्चे किताबें एक 4 दीवारों के अंदर किताबों में जो शब्द लिखे उस पर ना पढ़े, वो एक्टिविटीज़ के साथ पढ़े, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, प्रैक्टिकल एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, ये बॉटम अप मॉडल का अप्रोच है। आगे ऑप्शन फिर भी हम चेक कर लेंगे। द लर्निंग प्रोसेस इज़ गेयर टूवर्ड द करियर ओरिएंटेड। देखो, हम लोग ना बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए उसे पढ़ा रहे हैं, उसे इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि सिर्फ वो करियर कर ले। करियर के अलावा भी बहुत कुछ होता है इसकी ज़िंदगी में, तो प्राइमरी एजुकेशन में उसको हर लिहाज से हमको डेवलप करना होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। उसके बाद में 4 नंबर का द नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे जो करिकुलम रहेगा तो किस तरह फ्रेम करने का है, उसमें आप बॉटम टू अप अप्रोच किस तरह यूटिलिटी रहेंगी, उसका फ़ायदा क्या है, उस पर बात की जा रही है। तो ये बेतुके सवाल है, तो आपका आंसर रहेगा 2 नंबर का। नेक्स्ट है 137, द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज़ स्पेसिफिक ट्यून टू द। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ना, तो मैं समझाता हूँ आपको क्या है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में जो ह्यूमन है, इंसान है, हर इंडिविजुअल कैपेबल है कि वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद की जो डेवलपमेंट है ना, जो रीजनिंग है, डेवलपमेंट है या चॉइसेस है, उसको खुद इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड करने की उसमें कैपेबिलिटी है। वो उसके अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है। तो इसको बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब क्या, किसी की मतलब एक मानव होने के नाते या इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की हेल्प करना। यहाँ पर ये अप्रोच उस तरह की कंसेप्ट नहीं है, ये कुछ और बोलती है। ये कहती है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब वो अप्रोच है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक इंसान वो कैपेबल है अपने इंटेलेक्चुअल के हिसाब से, अपनी जो कॉग्निटिव या अफेक्टिव डोमेन है उसके हिसाब से अपनी चॉइसेस डिसाइड करे, अपना माहौल डिसाइड करे या उसको मॉडिफाई करे, अपने हिसाब से उसे बनाए। तो वो सब अप्रोच बोलता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। द मास्टरी ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन विथ ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक। कोई मास्टरी की बात नहीं होती इसमें ऐसा। द एप्लीकेशन ऑफ लर्न स्ट्रक्चर कंटेन कंसेप्ट प्रिंसिपल टू न्यू सिचुएशन। नो। द प्रोसेस दैट इनेबल स्टूडेंट टू डिस्कवर स्ट्रक्चर फॉर देमसेल्फ। हाँ, वो
खुद के स्ट्रक्चर, खुद का इन्वायरमेंट खुद बिल्ड करता की कैपेबिलिटी है उसमें, ऐसा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहता है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही है। उसके नंबर में 4 नंबर पढ़ते हैं, द प्रोसेस वेयर द सीक्वेंस इज टॉट अलॉन्ग विथ हाउ टू प्रेजेंट रिलेटेड कंटेंट। नो, दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर। 3 नंबर का सही जवाब है। आगे बढ़ते, द स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम इज आइडियली, जो स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम रहेंगी वो मतलब क्या रहेगी, आइडियली क्या रहेगी, उसमें क्या करना है। तो एक्सक्लूसिवली फर्निश तो ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसकी स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम आइडियली क्या रहेगी, फर्निश। सिर्फ सजा धजाना या फर्निश करना ये हमारा मकसद नहीं है, कुछ उसका मेन ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। सिर्फ किसी चीज़ को सजाना नहीं है या फिर किसी फर्निश नहीं करना है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, कुछ और हमारा मकसद हो सकता है। लोकेटेड सेपरेटली, तो ये भी इसकी आइडियल कंडीशन नहीं हो सकती, ये उसकी खुसूसियात नहीं हो सकती, ख़ास बात नहीं हो सकती। तो ये दोनों ऑप्शन निकलते। इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स, हाँ ये हो सकता। स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम ऐसी क्लासरूम रहेंगी जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सारे तरह के बच्चों को वहाँ की उसकी स्पेशल नीड्स के हिसाब से, स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे सारे स्टूडेंट्स को। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर है। हैज़ अ एक्स्ट्रा टीचर टू हेल्प लोग, कोई काम का नहीं है। 3 नंबर का आंसर राइट है। 139 देखेंगे, वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इन सीनियर क्लासेस इज, जो सीनियर क्लासेस है ना, जो 5 से लेकर 8 तक की जो क्लासेस है, उसमें ऐसा कौन सा चैलेंज है जो बिहेवियर मैनेजमेंट में डिस्टर्ब करेगा या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्टूडेंट्स रेडीनेस टू यूज़ द स्मार्ट बोर्ड, ये चैलेंज नहीं, ये तो अच्छी बात है। स्टूडेंट्स लैक ऑफ द सेल्फ स्टडी स्किल, लैक ऑफ द सेल्फ स्टडी स्किल बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक करेगा, इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगता। टीचर्स प्रेफरेंस टू कंडक्ट ग्रुप रैदर देन इंडिविजुअल वर्क, नो ये कोई चैलेंज नहीं है। द टीचर्स लैक ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंट, हाँ ये हो सकता। अगर बिहेवियर मैनेजमेंट करना है स्टूडेंट्स का तो स्टूडेंट शुड बी द मोर कॉन्फिडेंट। अगर उसमें ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो अपना बिहेवियर मेंटेन नहीं कर पाएंगा, और उसके लिए दूसरों का बिहेवियर मैनेजमेंट होना तो सवाल ही नहीं उठता। तो उसको पहले कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, तभी तो वो अपना बिहेवियर प्रॉपरली करेगा। अगर वो अपना बिहेवियर प्रॉपरली करेगा तो जाहिर है स्टूडेंट का बिहेवियर मैनेजमेंट होगा। तो ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस हो वाइल द टीचिंग। टू इनकलकेट अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, द सूटेबल एक्टिविटी इज़ द वन ऑफ व्हेन स्टूडेंट, हम लोग को बच्चों में नेवर गिव अप एटीट्यूड बिल्ड करना है ना। तो वो हमें ऐसी सूटेबल एक्टिविटी इज़ वन ऑफ व्हेन स्टूडेंट, तो ये कब सूटेबल रहेगा, नेवर गिव अप एटीट्यूड कब रहेगा सूटेबल, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन रहेगी जब आपको स्टूडेंट को मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड बिल्ड करना है, यानी कौन सी सिचुएशन में उसके काम आएगा। ठीक है, तो नेवर गिव अप एटीट्यूड क्या है, मतलब यहाँ पर क्या रहता, आपने कभी मतलब जो आप ऑब्जेक्टिव, मतलब स्टूडेंट ने या कोई भी इंसान ने अगर कुछ डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, मेरा ये एम है या एक मकसद है ना, या फिर ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसे हासिल करने हैं, तो क्या करेगा, उसको हासिल करने के लिए कोशिश करेगा। अगर उसके जो सफ़र है उसमें अगर उसको फेलर आ गया या वो नाकाम हो गया किसी तरह से, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो छोड़कर चला जाएगा उसको, वो फिर से उठेगा, फिर से उसे कोशिश करेगा। जब तक उस उद्देश्यों को या उस मकसद को या उन ऑब्जेक्टिव्स को वो हासिल नहीं कर लेता, तब तक वो क्या रहेगा, लगा रहेगा, वो कभी उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे फेलर आने दो। तो इस एटीट्यूड को या इस बिहेवियर को बोलते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड, और वाकई में होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में फेलर आती है और फेलर हमें सिखाते चलते हैं धीरे धीरे, तो हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि आपको फेलर आता, वो सिखा के जाता, फिर आपको वो एक्सपीरियंस दे के जाता, गलतियाँ समझ में आती, फिर आप और आगे बढ़ते। तो वो आपको क्या करता, आपकी मंजिल की तरफ आगे आगे दिखाने का, मंजिल की तरफ करीब ले जाने का कोशिश करता, क्या फेलर। तो कभी भी क्या करना चाहिए, हमने किसी भी चीज़ को, जो मकसद को, जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको कभी छोड़नी नहीं चाहिए जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक। तो संग 2 पॉपुलर सॉन्ग, अब संग इसके 2 अल्फाज में ही समझ में आता कि उन्होंने कोई 2 पॉपुलर सॉन्ग अगर गाए, तो इससे वो आप लोग ये सिचुएशन में कैसा उसको नेवर गिव अप एटीट्यूड उसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं, या फिर उनको ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें कुछ इंडिकेट नहीं करता। सम 2 पॉपुलर सॉन्ग एंड
exhibited some of their arts craft work during the parents teacher meeting. नहीं, यहाँ पर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर वो उसके अंदर में हम लोग नेवर गिव अप एटीट्यूड को क्या कर सकते, इनकलकेट कर सकते, उसके अंदर वो एटीट्यूड उसके अंदर बिल्ड कर सकते. तो टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ काम करनी. मेड मॉडिफिकेशन टू देयर पेपर प्लान एंड टेस्टेड देम अगेन. एक्सपेरिमेंटेड विथ द बेस्ट वे टू गेट देम टू गो द डिस्टेंस एंड शेयर देयर फाइंडिंग्स. ओके, ये हो सकता, बाकी पढ़ लेते पहले. इन अ ग्रुप्स क्रिएटेड ग्राफ्स अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन दैट स्टूडेंट हैव हैड टू फेस इन लाइफ. ग्रुप क्रिएटेड नहीं, ये इंडिविजुअल लेवल पर देखना पड़ेगा हमको स्टूडेंट का, तो ग्रुप में नहीं आएगा, ये आंसर सही नहीं है. द मैनेज टू गेट प्रिंसिपल्स परमिशन टू गो आउट एंड प्ले ड्यूरिंग द इंग्लिश पीरियड. नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, ये वाला आंसर 2 नंबर का आंसर सही है. ये क्या बोला, मेड मॉडिफिकेशन टू देयर पेपर प्लान एंड टेस्ट देम अगेन. मान लो कोई प्लान बनाया गया है तो उसको आप क्या करो, अचानक चेंज कर लो. मतलब एक प्लान है, उसके अकॉर्डिंग सब चल रहे हैं इसको, है ना, तो अचानक जब प्लान चेंज हो जाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन आएगा, तो बच्चे क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे ना, उनको मुश्किल लगने लगेगा. तो ये सिचुएशन में फिर उनका वो क्या करेंगे, अगर वो छोड़ देंगे तो मतलब वो गिव अप कर दिया उसने, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब गिव अप नहीं किया है, वो अगेन तैयार है, जो चेंजेस हुए, जो डिफ़िकल्टीज आई उसके साथ अगेन फिर से तैयार है. अगेन एक्सपेरिमेंट विथ द बेस्ट वे टू गेट देम टू गो डिस्टेंस एंड शेयर देयर फाइंडिंग्स. तो अभी वापस हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस विद द बेस्ट वे टू गेट. तो यहाँ पर उसको नया सिचुएशन में डाल रहे हैं हम लोग, एक नए डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं उसको, क्योंकि हमने प्लान चेंज कर लिया है उसका. अब उसको हम लोग एक नए सिचुएशन में, एक नए प्लान में दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटली. अब हम देखेंगे कि वो क्या क्या ढूंढ के निकाल लेगा, जैसा क्या क्या उसकी फाइंडिंग रहेंगी, क्या क्या शेयर रहेंगे, तो क्या वो आगे कर पाएगा या गिव अप कर पाएगा. तो यहाँ सर हमें उसका जो एटीट्यूड है, गिव अप एटीट्यूड दिख कर आ सकता है. तो ये सही ऑप्शन है. Assess reading at class 7 can be done most effectively through. बच्चों की रीडिंग हैबिट, आपको रीडिंग स्किल चेक करनी है क्लास 7 के बच्चे की. तो आप क्या करेंगे, कौन सी चीज़ें जो इफ़ेक्टिवली वो उसकी टेस्ट करेगा, असेस करेगा. पहला, स्पोकन क्वाइज बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड एक्सप्रेशन. स्पोकन क्वाइज से उसका रीडिंग एक्टिविटी का कोई लॉजिक नहीं है. हमको रीडिंग स्किल टेस्ट करनी है उसकी. राइटिंग टेस्ट बेस द कैरेक्टर्स इवेंट इन द स्टोरी टेक्स्ट. ये राइटिंग वाला आ गया ना, रीडिंग की बात हो रही है, तो ये भी नहीं है. इन ओरल इंटरव्यू फाइंड आउट हाउ मच दे हैव रीड. हमने उसको एक टेक्स्ट दिया पढ़ने के लिए, पढ़ और बाद में इंटरव्यू ले रहे उसमें, तो क्या उससे टेस्ट होगा? हाँ, होगा. उसको पढ़ने के लिए टेक्स्ट दिया, बाद में उसी टेक्स्ट पे से इंटरव्यू ले रहे, सवाल पूछ रहे, तो हमें पता चलेगा ना कि उसने सही से पढ़ा नहीं पढ़ा. तो यहाँ पर उसकी जो रीडिंग जो स्किल है वो असेस हो सकती है, टेस्ट हो सकती है. राइटिंग 50 वर्ड्स बुक टेक्स्ट रिव्यू एज अ स्मॉल, कुछ काम करनी है, 3 नंबर का आंसर है. करिकुलम डेवलपमेंट फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस. आपको करिकुलम डेवलपमेंट करना है तो कौन से सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेंगे उसके बारे में बोल रहा हूँ. फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स बराबर है. असेस ऑफ नीड्स, सिलेक्शन, टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन. सीक्वेंस तो प्रॉपर है. दूसरे पे ऑप्शन चेक करेंगे. पहले सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, लर्निंग. पहले सिलेक्शन नहीं करना है हमें टेक्स्ट का, पहले हमको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, है ना. जब आप करिकुलम बनाएंगे तो आप क्यों बना रहे, उसकी वजह तो आपको पता होना चाहिए. तो उसके मकसद क्या है आपके, तो मकसद पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ सकते. तो ये सीधे से टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये गलत हो गया. असेसमेंट ऑफ नीड्स, असेसमेंट्स ऑफ नीड्स, पहले असेसमेंट्स ऑफ नीड्स, फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. ओके, असेसमेंट ऑफ नीड्स, फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन. हाँ, ये प्रॉपर है. 4 नंबर का बढ़ते. फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट ऑफ नीड्स, इवैल्यूएशन, सीक्वेंस एंड टेक्स्ट. देखो इवैल्यूएशन जो है तो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद आता, तो ये भी ऑप्शन निकल गया आपका. आखिरी में आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है. तो असेसमेंट ऑफ नीड्स, पहले आपकी ज़रूरत क्या है उसको असेस करना पड़ेगा, जांच लेना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा. फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स,
नहीं, पहले नीड्स क्या ज़रूरत है हमारे को, पहले आपको असेस करना पड़ेगा नीड्स, करिकुलम की ज़रूरत क्यों है वो डिसाइड करना पड़ेगा, इसलिए फिर बाद में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेंगे क्या क्या है, तो फिर लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंसेस देना पड़ेगी बच्चों को, फिर असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये तरीका प्रॉपर है। नेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट ऑफर अ वेकेरियस एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स आर। वेकेरियस एक्सपीरियंसेस मतलब क्या, वो ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको उसको इनडायरेक्ट देना पड़ेगा, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस देने का नाम है वेकेरियस एक्सपीरियंसेस। कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट नहीं करा सकते ना, वोल्केनो देखने जाना है तो आप लेके जाएंगे कि वहाँ पे नहीं लेके जा सकते, क्यों, क्योंकि वोल्केनो देखने लेके जाएंगे तो बच्चों का वोल्केनो हो जाएगा। तो वेकेरियस एक्सपीरियंसेस मतलब जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं दे सकते आप, उसको आप इनडायरेक्ट तरीके से देना, उसको बोलते हैं वेकेरियस एक्सपीरियंसेस। रियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन, रियल ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या, कुछ काम का ही नहीं है, तो वेकेरियस हुए रही ना, ये डायरेक्ट हो गया है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस इसमें आ गया है, तो ये गलत हो गया। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एंड केस स्टडी, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस देने की बात कर रही, तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड और ये भी नहीं है। डिस्प्ले बोर्ड एंड फिल्म स्ट्रिप, हाँ ये हो सकता, आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है बोर्ड और फिल्म स्ट्रिप, जो एक्चुअली एक्सपीरियंसेस है वो आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड या एक फिल्म स्ट्रिप के फिल्म क्लिप्स के साथ दे सकते हैं। मतलब एक छोटी सी, मान लो आपको वोल्केनो के बारे में बताना है, तो आप क्या करेंगे, वोल्केनो का एक छोटी सी फिल्म क्लिप आप बच्चों को बता सकते। तो ये क्या हो गया, आपका वेकेरियस एक्सपीरियंसेस हो गया ना। फील्ड ट्रिप ऑब्जर्वेशन, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस है, ये पहला और 4 नंबर का डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस है, और एब्स्ट्रैक्ट और केस स्टडी ये लॉजिकली नहीं है, तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर है। इन कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन द सिमुलेशन मोड इज वेयर द लर्नर, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन द सिमुलेशन मोड इज वेयर द लर्नर्स। सिमुलेशन मतलब आप क्या कर रहे हैं उसको, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन द सिमुलेशन मोड मतलब आपको क्या करना है, सिमुलेशन मतलब क्या करना है, एक मतलब बच्चों को कोई कंसेप्ट है उसको डायरेक्ट उसका वीडियो दिखाना, डायरेक्ट सिमुलेशन करना मतलब मोड, मतलब ऐसा जो एक तरह का वीडियो ही होता है। मतलब आप एक मतलब जो चीज़ें जैसे वेकेरियस एक्सपीरियंसेस की तरह कैसा है कि आप कुछ भी जो चीज़ें ऐसी है जो आप उसको क्या कर रहे हैं, सिमुलेट करें, नकल करके बता रहे हैं या फिर चित्रीकरण बता रहे हैं, सीधी बात में वीडियोग्राफी दिखा रहे तो वीडियो दिखा रहे हैं आप एक आधी कंसेप्ट का, एनिमेटेड वीडियो, तो उस तरह है समझो। तो क्या करेगा, एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम एंड फेनोमेना, एकदम बराबर है। रिसीव द बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलो बाय द क्वेश्चंस विथ इमीडिएट फीडबैक, कुछ काम का नहीं है। सीरीज ऑफ एक्सरसाइज विथ रिपीटेशन प्रैक्टिस, नहीं। गेट प्रॉब्लम विच आर सॉल्व बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, नहीं। डायरेक्ट वीडियो दिखेंगे तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आएंगे ना, उसको फेनोमेना डायरेक्ट देख सकता, सीधा मानसून बता दो, विंड मूवमेंट कैसी हो रही, प्लानिटरी मूवमेंट, एक प्लानिटरी मूवमेंट कैसी, एक कॉन्टिनेंट टू सेकंड कॉन्टिनेंट जा रही, तो पूरा मानसून समझा सकते हैं वीडियो दिखा के, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप लोग सिमुलेशन मोड के जरिए आप सारी ऐसे कंसेप्ट आसानी से समझा सकते हैं जो आपके ब्लैक बोर्ड पे या बोर्ड और पेन से मुश्किल है। लिसनिंग स्टिमुलस क्या है, प्रेजेंट इनपुट मतलब क्या ऐसा सुनाएंगे आप जो उनको अच्छा लगेगा, बच्चों को स्टिमुलेट होंगे, वो ज़्यादा सुनने के लिए उतावले होंगे। तो सेपरेट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट हु गैदर अगेन टू शेयर व्हाट दे लिसन्ड, ये कोई इलॉजिकल है। प्रेजेंट एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिवन डायरेक्शन, लिसनिंग स्टिमुलेट क्या है वो बात कर रहा है वो। इज लिसनिंग टू अ गुड कॉमेंट्री टू रिव्यू इट, हाँ आप अच्छी कॉमेंट्री लगाएगी ना बच्चों को तो बच्चों को अच्छा लगेगा, अरे हाँ यार मस्त। जैसे अपने सिद्धू पाजी जो उनकी कॉमेंट्री कैसी होती है, तो स्टिमुलेट है ना, बहुत इंटरटेन करते हो और बहुत रोमांचक बनाने की कोशिश करते हो। तो इस तरह की अगर आप उसको कॉमेंट्री या कुछ सुनाने को देंगे तो बच्चे क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे, सुनने के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। तो ये वाला 3 नंबर का राइट आंसर है। इंटरेक्शनल रूटीन ड्यूरिंग द स्पीकिंग असेस इंक्लूड्स, इंटरेक्शनल रूटीन समझाता मैं आपको पहले। इंटरेक्शन रूटीन मतलब क्या रहता, आप किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, तो
उस जब जिससे आप बात कर रहे हैं ना, किसी से भी अगर बात करते चाहे टेलीफोन पे हो, कहीं भी हो, है ना, दुकान पे क्यों नहीं होता, तो आप बात कर रहे तो आप क्या करते, एक बार आप बोलते फिर वो बोलता, फिर आप बोलते फिर वो बोलता, तो इसको बोलते हैं इंटरेक्शन रूटीन। मतलब एक बार आपकी बारी तो दूसरी बार उसकी बारी, जैसे हम लोग फ़ोन पे बोलते हैं ना, पहले कुछ बोल देता फिर सामने वाला उसको जवाब देता, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से बात करते हैं, मतलब सबको इंटरेक्शन करने का पूरा मौका मिलता है नंबर से, सीरियल से, है ना। एक बोलेगा फिर उसके ख़त्म होने के बाद में दूसरा बोलेगा, फिर बाद में वापस वही बोलेगा, ऐसा। तो इसको बोलते हैं इंटरेक्शनल रूटीन ड्यूरिंग द स्पीकिंग असेस। तो कैसा असेस कर सकते हैं वो देखना है। नेगोशिएशन मीनिंग टेकिंग टर्न्स एंड अलाउ अदर टू टेक टर्न्स, हाँ बराबर है। डिस्क्राइब वंस स्कूल और इट्स इन्वायरमेंट इनफॉर्मली, नहीं कुछ काम का नहीं है। टेलीफोन कन्वर्सेशन विद अनदर, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता। कंपेयरिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स प्लेस इवेंट फॉर, खैर ये कुछ काम का नहीं है। तो देखो यहाँ पर दूसरा है नेगोशिएशन मीन्स टेकिंग टर्न्स एंड अलाउ अदर टू स्पीक टर्न्स, अलाउ अदर टू टेक टर्न्स, मतलब आप क्या करें, खुद बोल रहे हैं दूसरे को भी मौका दे रहे बोलने का, तो ये प्रॉपर ज़्यादा वैलिड है। ये भी उस कैटेगरी में एक तरह का है, बट ये दोनों में से अगर चूज़ करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये करना पड़ेगा ताकि ये, क्योंकि डिफाइंस कर दे रहे ना, एक का टर्म हो गया तो दूसरे का टर्न होगा, एक की बारी ख़त्म होगी तो दूसरे की बारी, तो ये इंटरेक्शनल रूटीन का सीधा डेफिनेशन है ये। रिट्रीवल स्किल इन राइटिंग आर, रिट्रीवल स्किल इन राइटिंग आर, पहले मैं रिट्रीवल स्किल क्या आपको समझा देता। ये रिट्रीवल स्किल मतलब क्या होता है राइटिंग में, एक तरह का समराइज़ करना चीज़ों को, क्या करना, समराइज़ करना, शॉर्ट करना, समरी में लिख देना, बहुत बड़ा है तो उसको शॉर्ट में समराइज़ करके बोल देना है ना। तो समराइजेशन ऑफ एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल और रिटन और राइट, तो इसको बोलते हैं रिट्रीवल स्किल्स। ऑप्शन पहला क्या है, नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, नहीं कुछ काम का नहीं है। डायग्रामिंग एंड समराइजिंग, ओके, डायग्रामिंग और समराइजिंग ये बराबर है। एबिलिटी टू एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क, गलत। 4 नंबर, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन वाइल रीडिंग एंड लिसनिंग, ये भी गलत। सीधा यहाँ पर ये है, क्योंकि समराइजिंग, ठीक है, इसको ही बोलते हैं समराइजिंग समथिंग। डायग्रामिंग मतलब आप डायग्राम काटते हैं ना, तो आप एक तरह का समराइज़ करते हैं। अगर आप डायग्राम नहीं निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ेंगी, लंबे टेक्स्ट हो जाएंगे, बट एक डायग्राम काटे तो वो सब कुछ बोल देता। तो डायग्रामिंग और समराइजिंग, दिस इज़ द फंडामेंटल आंसर फॉर दिस। अवेयरनेस राइजिंग, ग्रामर क्या बोल रहा हूँ, अवेयरनेस राइजिंग, ग्रामर गेम्स इनकरेज स्टूडेंट। ग्रामर गेम है, आजकल लैंग्वेज के भी गेम है, तो वो बच्चों को इनकरेज करते हैं अलग अलग चीज़ें के लिए। तो काय के लिए इनकरेज करेगा, देखेंगे। पहला, थिंक कंटिन्यूसली कॉन्शियसली अबाउट द स्ट्रक्चर दे हैव लर्नड, ओके। कोलैबोरेट इन completing a given activity, engage and feel about human relationship while the teacher control structure, use learn structure to communicate with one another about given themes। लॉजिक तो लग रहा नहीं अभी। हाँ, तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से engage and feel about the human relationship while teacher control the structures। तो अवेयरनेस राइजिंग अ ग्रामर गेम इनकरेज स्टूडेंट टू, पहले तो इंगेज करेगा क्योंकि थिंक कॉन्शियसली अबाउट द स्ट्रक्चर एंड दे हैव लर्नड, ये कुछ लॉजिक ही नहीं लगता। कोलैबोरेट इन कंप्लीटिंग गिवन एक्टिविटी, नहीं कंप्लीट नहीं करना है, कुछ तो हम लोग हासिल करना है, ये भी नहीं आएगा। इंगेज एंड फील अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप व्हाइल द टीचर कंट्रोल द स्ट्रक्चर, यूज लर्न स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर अबाउट गिवन थीम, ये भी नहीं आता। ये क्योंकि इंगेजमेंट रहेगी ना, गेम मतलब इंगेजमेंट, एक्टिवली लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब क्या, इज द मेमोराइजेशन ऑफ यूज नेसेसरी वोकेबलरी, 100% गलत। 2 नंबर, इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी, बिल्कुल गलत। रेफरेंस टू प्रोसेस लर्निंग अ नेटिव और सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इननेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। नॉम चॉम्स्की की डेफिनेशन ही दे दी यहाँ पे सीधा इसने, तो सीधा आंसर है उसका ये। नॉम चॉम्स्की रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर मीन्स, डीप स्ट्रक्चर क्या है,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रामर बोल के एक उसका कंसेप्ट है या आइडिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रामर्स। तो वहाँ पर उसने आई थिंक किताब है, बुक है शायद, तो उसने वहाँ पर दो चीज़ें समझाई है, डीप स्ट्रक्चर और एक है डीप स्ट्रक्चर के बाद में एक सरफेस स्ट्रक्चर। तो डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर क्या है, ये उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रामर वर्क जो वर्क है उसमें समझा है। तो डीप स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं डीप स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जो आप बच्चों को आसानी से समझा नहीं सकते ना, उसमें डीप आइडियाज़ रहते हैं, आइडिया कॉन्सेप्ट है ना, एक कंसेप्ट रहेंगे, आइडियाज़ रहेंगे, थॉट रहेंगे जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप शब्दों में आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा समझाने के लिए, कभी कभी आपको लगता है कि उसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें उसको बोलते हैं डीप स्ट्रक्चर। यानी बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें रहती जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ती है या कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए, तो उसको बोलते हैं डीप स्ट्रक्चर। यानी बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें उनको बोलते हैं डीप स्ट्रक्चर। और सरफेस स्ट्रक्चर मतलब जो अल्फाज, जो लैंग्वेज, भाषा आप यूज़ करते उन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को बताने के लिए है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें ना, जैसे आइडियाज़ हो गए, कंसेप्ट हो गई है ना, फीलिंग्स हो गए, थॉट हो गए, तो इनको एक्सप्लेन आपको, ये जो है तो डीप स्ट्रक्चर हो गए। अब इनको एक्सप्लेन करना है आपको बताना है किसी को भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस अंदाज में बताएंगे आप, चाहे जिस भाषा में बताएंगे या फिर जिस अल्फाजों में बताएंगे, उसको बोलते हैं आपका सरफेस स्ट्रक्चर। तो वो मतलब एक हो गया, वो कंसेप्ट होगी, और ये एक्सप्लेनेशन का रास्ता मतलब मीडियम, इसको बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। तो ये नोम चॉम्स्की का ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो हिडन सेट ऑफ द ग्रामर रूल्स लर्न थ्रू इंटेंसिव स्टडी। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर दैट हैज़ lit in terms to increase interest in the comparative linguistics। तो देखो ये तो सीधा सीधा उसकी वर्क का नाम आ गया, तो ये ऑप्शन हो सकता। ट्रेंड दैट इंग्लिश इज़ मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। नहीं, यूनिवर्सल ग्रामर की कंसेप्ट उसने दी है अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के अंदर में। उसने कहा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है तो वो सिर्फ ह्यूमन ही कर सकते, जैसे वो ह्यूमन ही कर सकते क्योंकि उनके अंदर एक न्यूरोलॉजिकल एक सिस्टम है ना, एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जिसको LAD कहता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो वो हेरिडेटिकली इंसान होने के नाते सिर्फ इंसान को ही मिलता है। मतलब आप इंसान हैं तो आपके अंदर वो जीन है जो आपका ब्रेन में एक वो हिस्सा है जो आपका ऑटोमेटिक लैंग्वेज एक्विजिशन करने के लिए बना है इंसानों के नाते, तो आपका वो जेनेटिकली मिला है आपको, ठीक है। तो उसमें वो कहता है कि बच्चे, वो इनेट कैपेसिटी भी बोलता है उसको, तो इनेट कैपेसिटी या फिर वो LAD है या फिर वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है दिमाग का जो लैंग्वेज एक्विजिशन करता है, वो क्या करता है धीरे धीरे जो है तो कमज़ोर होते चलता है। तो वो उसने कहा कि वो यूनिवर्सल है, 5 साल तक वो अच्छा काम करता है, पूरी दुनिया में सब बच्चों में एक ही तरह है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला 2 नंबर का, ठीक है। तो हमारा पेपर हो चुका है, ठीक है। तो हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। नेक्स्ट मैं जल्दी रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, या फिर जो क्लास के स्टूडेंट है वो रिकॉर्ड कीजिए पेन और कॉपी के साथ में और मुझे क्लास में पूछिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जल्द ही आज ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।